जो एसी के कंसेप्ट्स रहते हैं, है ना, यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो सारी चीजों को डिस्क्राइब या डिराइव करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एसी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, है ना, हम लोग यहाँ पे दो चीजें समझ लेते हैं, एक तो एवरेज वैल्यू और एक आरएमएस वैल्यू, है ना। ये दो क्या चीज होती है, या एक नॉर्मल, है ना, स्क्वायर साइन या कॉस वगैरह के जो एवरेज और उनकी जो ये है स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज, या फिर आपके जो है नॉर्मल साइन थीटा की एवरेज, है ना। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनता था इन एन एसी जनरेटर, उसका मैग्नीट्यूड था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। यहाँ से जो हमने देखा था, तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए एक एसी सोर्स लिए और एसी सोर्स को किसी रजिस्टर के अक्रॉस, है ना, या लोड रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, है ना, उसके अक्रॉस अगर हमने लगा दिया, तो उसके अक्रॉस करंट किस तरह से वेरी करेगा, ये पहला चीज आपको देखना रहता है ना। ठीक है, करंट का वेरिएशन देख लिया। फिर करंट के बाद इसमें जो हमारा जो पावर आउटपुट है, इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, है ना, ये दूसरा चीज हुआ उसका, है ना। फिर उसमें ये रहता है कि जो आउटपुट पावर है, हम उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। जैसे कि क्योंकि जो हमारा एसी करंट है, वो अगर उसका नेट डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे, है ना, या इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट देखोगे, तो वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, है ना, ईएमएफ, एक बार हमारा एसी अगर पॉजिटिव हाफ रहेगा, दूसरे हाफ में वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था, एक बार अगर पॉजिटिव हो रहा है और एक बार अगर नेगेटिव हो रहा है, तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग, है ना, एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक बार अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज घूमेगा, तो फिर वही इलेक्ट्रॉन फिर हाफ टाइम में फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। और अल्टीमेटली नेट वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से स्टार्ट किया था, है ना, सेम टाइम पीरियड में। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहाँ पर हम वर्क डन को कैसे जस्टिफाई करते हैं, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट है, या पावर जिसको हम कहेंगे, है ना। तो उसके लिए हम एक कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है रूट मीन स्क्वायर, है ना, आरएमएस वैल्यू। तो ये रूट मीन स्क्वायर क्या चीज है ना, और ये एक्चुअली लॉजिकली, है ना, किसके इक्विवेलेंट है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर आज समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसी चैप्टर में सबसे पहले तो अगर हम देखें एवरेज निकालना, है ना, ये इसको पहले समझते हैं। और ये चीज मैंने आप लोग को बहुत पहले भी समझाया था, क्लास 11 में भी समझाया था, स्टार्टिंग इस यहाँ पर भी समझाया था। देखिए, डिफरेंशिएशन वगैरह में भी मैंने जब सिखाया था आप लोग को, तभी भी बताया था ये सब चीजें। देखिए, एवरेज क्या होता है निकालने के लिए, है ना, कभी भी किसी भी फंक्शन का या किसी भी इक्वेशन का अगर हम एवरेज निकालते हैं, है ना, तो एवरेज एवरेज ऑफ ए फंक्शन, है ना, ये कोई फंक्शन है ना, उस फंक्शन का एवरेज निकालना अगर है, मतलब फंक्शन मतलब कोई इक्वेशन, है ना, सिंपली सोचो तो कोई इक्वेशन, और उस इक्वेशन का हमको अगर एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम सॉल्व इसको कैसे करते हैं। तो एवरेज ऑफ एक्स, है ना, इसको निकालने के लिए हम करते हैं तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, है ना। ये हम करते हैं। और ये कंसेप्चुअली क्या चीज है, तो ये कंसेप्चुअली देखो, जो तुम जानते हो एवरेज के लिए, है ना, कि भाई हमारे पास जैसे मान लो 1+2 1 2 3 4 5, ये है नंबर 5, है ना, 5 नंबर है 1 2 3 4 5, और उन पांचों नंबर का अगर हमको एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज कैसे निकालते थे, 1+2+3+4+5, सबको ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो थे उससे क्या करो, डिवाइड कर दो। टोटल नंबर 5 थे, यूनिट्स 5 थे या 5 काउंट्स थे, तो 5 से डिवाइड कर दो। यही करते थे कि नहीं, है ना। एग्जैक्टली वही चीज जो है यहाँ उसका इंटीग्रेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स करने पर एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, एक तरह से वो एडिशन ही कर रहे हो पूरे फंक्शन के टर्म्स का, और दूसरा डिवाइडेड बाय डीएक्स करने पर टोटल काउंट से आप उसको डिवाइड कर रहे हो, ऐसा हो जा रहा है। तो देखिए, ये एवरेज निकालने का, है ना, इक्वेशन है आपका इंटीग्रल फॉर्म में। तो देखिए, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का हम एवरेज निकाल के पहले हम चेक करते हैं, क्योंकि एवरेज वैल्यू क्या था कि हम आगे जब हम सॉल्व करेंगे चीजों को, तो हमको वहां पे दिक्कत ना जाए। देखिए, सबसे पहले तो साइन थीटा को ही हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जैसा साइन थीटा का आएगा उसी को हम लॉजिकली फिर कॉस थीटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे साइन एंड कॉस का ही हमको रिलेशन हमको मिलता है। तो चलिए, पहले हम जरा साइन थीटा का एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिए, साइन थीटा का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकाला जाएगा। तो सपोज y इक्वल टू जो है ना, सपोज क्या है ये साइन थीटा। तो कुछ पहले चीजें मैथमेटिकल देख लेते हैं। y इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा का हमको अगर कहा गया कि एवरेज निकालो, है ना, तो चलो एवरेज निकालते हैं। सो y बार बार यूज करते हैं सिंबल किसके लिए, एवरेज के लिए। y बार मतलब साइन थीटा का हम एवरेज निकाल रहे हैं, है ना, y जो इक्वेशन था उसका एवरेज चाहिए हमको। तो साइन थीटा का एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे भी मैंने बताया, साइन थीटा अगर है तो यहाँ पर इसको लिखो साइन थीटा डी थीटा, उसका इंटीग्रेशन करो, है ना, और फिर
डी थीटा से, है ना, उसको डिवाइड कर दो, या इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा से डिवाइड कर दो। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? तो देखो इसमें जो लिमिट्स रहती है वो लिमिट जनरली क्या है, एक वन टाइम पीरियड के लिए रहता है ना, या 0 से 2 पाई ये हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट या फिर कोई भी टाइम तो हम नहीं ले सकते, है ना। तो इसलिए टाइम पीरियड होगा 0 से लेकर के हमारा 2 पाई तक। टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एंगल बोलते हैं। सो 0 से 2 पाई, तो यहाँ पर भी वही 0 से 2 पाई, मतलब वन कंप्लीट साइकिल के लिए, है ना। वन कंप्लीट साइकिल के लिए हमारा साइन थीटा का एवरेज क्या है? तो देखो, वन कंप्लीट साइकिल के लिए साइन थीटा का एवरेज निकालना अगर है, तो ये उसका रिलेशन था, मैथमेटिकल रिलेशन सॉल्व करने का। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। डी थीटा का इंटीग्रेशन तो आप साफ देख रहे हो, क्या बनेगा? थीटा बन जाएगा, और थीटा में अगर लिमिट्स डालोगे 0 से 2 पाई, तो इट विल बिकम 2 पाई ओनली। तो यहाँ पर वाई एवरेज इक्वल टू 1/2 पाई, ये पहले ही बाहर कर दो, है ना। डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, और थीटा में लिमिट्स डालोगे, सो लिमिट्स 2 पाई - 0, है ना। तो फिर अल्टीमेटली 2 पाई रह गया, सो 1/2 पाई बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन करना किसका है? साइन थीटा का करना है, तो चलो करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता था तुम्हारा? तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता था माइनस कॉस थीटा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता था? माइनस कॉस थीटा। ये आ गया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई, है ना। चलो वैल्यू बिठाते हैं, देखो क्या आता है तुम्हारा, है ना। तो माइनस टर्म को चाहे तो थोड़ी देर के बाहर कर लो, है ना, इमेजिन करो कि बाहर आ गया तुम्हारा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 1/2 पाई, है ना। और अपर लिमिट अगर cos 2 पाई बिठाओगे, है ना, तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0, है ना, सॉरी 1, है ना। और cos 0 की वैल्यू बिठाओगे तो वो भी कितना आएगी? वो भी 1। लेकिन चूंकि माइनस है, तो माइनस टर्म क्या कर देगा, है ना, cos 2 पाई की वैल्यू को पीछे कर देगा, और है ना cos 0 की वैल्यू को आगे कर देगा, क्योंकि माइनस साइन जैसे इंट्रोड्यूस करोगे, तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होता था, तो माइनस टर्म जो है सेकेंड वाले वैल्यू के साथ जो जुड़ा हुआ था, लोअर वैल्यू के साथ, वो माइनस माइनस प्लस होकर के सामने आ गया। तो इसलिए हम लोग हमेशा याद करो, मैंने ऐसे इंटीग्रेशन में हमेशा डायरेक्टली क्या करता था कि जब भी माइनस रहेगा तो पहले cos 0 लिख लो, है ना, cos थीटा में 0 पहले कंसिडर करो, एंड देन 2 पाई। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है, सो इट विल बी cos 0 माइनस ऑफ cos ऑफ 2 पाई, ये आ जाएगा। तो cos 0 माइनस cos ऑफ 2 पाई, एंड व्हाट इज cos 0? तो cos 0 तो भैया हमारा 1 है, एंड व्हाट इज cos 2 पाई? इट इज आल्सो 1, है ना। बट 1 माइनस 1 विल बिकम 0, है ना। तो 1 माइनस 1 विल बिकम 0, एंड हेंस एवरेज, है ना, ऑफ साइन थीटा इज 0, है ना। ये हुआ। अब याद करो, है ना, ऐसे चीजें तो हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको बुक में, जैसे आपको ये चीजें जो है आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको करना आना चाहिए एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा हमको एक कंप्लीट वन साइकिल ही मिलेगा, कभी हाफ साइकिल भी मिल सकता है। मतलब 0 से 2 पाई ना बोल करके मान लो 0 से पाई, है ना। तो देख लीजिए, अगर हम एवरेज ऑफ साइन थीटा निकालते हैं वो है 0, ठीक है। और इसका ग्राफिकल तरीका क्या था, कुछ रिकॉल कर सकते हो? तो देखो मैंने कई बार आप लोगों को ये कंसेप्ट सब समझाया था कि अगर आप इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करो, तो वहां पर तो बहुत ही आसानी से हमको समझ में आ रहा है। देखो, ग्राफ में अगर देखोगे तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 1, है ना, मैक्सिमम, है ना। और फिर उसके बाद 1 से 0, और फिर 0 से -1, है ना, एंड फिर -1 से वापस 0, इस तरह से ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे वन टाइम पीरियड में, है ना, एकदम तुम्हारा सिमेट्रिक है, वन टाइम पीरियड में 0 से 1, 1 से 0, फिर उसके बाद, है ना, 0 से -1, -1 से 0, इस तरह से ऑसिलेट किया। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो वैल्यूज किस तरह से वेरी किए वन टाइम पीरियड में? 1 से -1, 1 से -1, है ना। तो बताओ एवरेज वैल्यू क्या होगी? तो एवरेज वैल्यू बीच की वैल्यू, वैसे भी हम ऐसे सीधा बोल सकते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। इनकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? अब देखो सब तो लीनियर वे में ग्रो कर रहा है। वन एक यूनिट इंक्रीज किया तो 2 हो गया, 2 एक यूनिट इंक्रीज किया तो 3 हो गया, 3 एक यूनिट इंक्रीज किया तो 4 हो गया, 4 एक यूनिट इंक्रीज किया तो 5 हो गया। तो सब तो लीनियर वे में इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे केस में हमारा जो है, जिसको हम बोलते हैं, जो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, जो इनके बीच में जो डिफरेंस है 1 और 2 के बीच में, अगर ये सब कांस्टेंट है ना, तो अगर कांस्टेंट डिफरेंस रहते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं, तुम्हारा जो बीच की वैल्यू है वही हमारा एवरेज हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 का बीच की वैल्यू क्या है? 3 है, लीनियर इंक्रीमेंट था, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो भी तुमको देख लो 3 मिलेगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पर सिमेट्री होने के कारण 0 से 1, 1, फिर 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, वैल्यू सिमेट्रिकली हमारा जो है वन टाइम पीरियड में वेरी कर रहे कि नहीं। तो दैट्स वाई हमारा, अगर तुम ओवरऑल ग्राफ को देखोगे, तो ग्राफ की वैल्यू जो है 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट किया, तो 1 और -1 के बीच की वैल्यू क्या है? तो 0 है, तो दैट्स वाई एवरेज वैल्यू 0। तो ये चीज आप इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, ग्राफिकली। तो हर वक्त नहीं, लेकिन लेकिन
आपको ऐसे चीजें एनालाइज करना भी आना चाहिए ग्राफिकली अगर देखोगे। तो दैट्स व्हाई साइन थीटा का जो एवरेज वैल्यू है ये क्या है हमारा, 0। सिमिलरली कॉस का बताओ फिर क्या होगा, तो कॉस का भी वही चीज है। अब उसको सॉल्व करने की जरूरत है कि ग्राफ के तरीके से आप समझ सकते हो। कॉस का ग्राफ हालांकि ऐसा नहीं होता है, कॉस का ग्राफ मैक्सिमम 1 से स्टार्ट होता है ना, 0 पे 1 रहता है, कॉस 0 पे 1 है, एंड फिर 90 डिग्री पे 0, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसा जाएगा, है ना। लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे, याद करो कॉस के ग्राफ में भी, है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है, तो उसमें भी जो है, और वो सिमेट्रिकली हमारा जो है चेंज होता है वैल्यूज। तो उसमें भी हमारा अगर एवरेज वैल्यू देखेंगे तो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो दैट्स व्हाई कॉस थीटा का भी एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, ये चीज। लेकिन ये सब किसके, कब हम, जब हम वन टाइम पीरियड के लिए कंसिडर कर रहे हैं ना, एवरेज वैल्यू वन टाइम पीरियड या वन कंप्लीट रोटेशन या वन कंप्लीट साइकिल के लिए। लेकिन हाफ साइकिल के लिए बोलेंगे तब होगा क्या, देखते हैं, चलो क्या है वैल्यू, आ जाओ चेक करते हैं। तो हाफ साइकिल के लिए बोलते हैं। तो नेक्स्ट अगेन, हाफ साइकिल के लिए अगर रिप्रेजेंट करें, देखो क्या आता है। हाफ साइकिल के लिए अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। इसमें हमको y एवरेज निकालना है ना, y की एवरेज निकालना है फॉर 0 to π, ठीक है। फॉर 0 to π, यहाँ पे हमको क्या निकालना था, यहाँ पर हमको y एवरेज निकालना था। यहाँ पर हमारा था y एवरेज निकालना था फॉर 0 to 2π। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना, का रिलेशन, है ना, अगर हम y इज इक्वल टू साइन थीटा में y एवरेज लिखते हैं फॉर 0 to π, तो चलो फिर से इसको सॉल्व करके देखिए, देखो इसमें क्या आएगा। y एवरेज वन सेकेंड, है ना, यही फॉर्म है। तो इंटीग्रेशन और करूंगा नहीं क्योंकि सेम वही फॉर्म आए। बार बार कट जा रहा है यार, कनेक्शन क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो रजिस्टिव सर्किट के अंदर में मैं सारा चीजें यहीं पे पढ़ा दूंगा, ठीक है, डिटेल में, जहाँ जो जो मैथमेटिकल चीजें जरूरत पड़ती है। तो देखो सबसे पहले तो हमारा ये एक रजिस्टर है, अब सिर्फ सर्किट डायग्राम से दिखा रहा हूँ। और हमने इसको एसी सोर्स से जोड़ रखा है, ये एसी सोर्स है ना। देखो एसी सोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी सोर्स का सिंबल तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जान ही चुके हो। एसी सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो ये जो एसी का जो सिंसोडियल नेचर है उसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इससे आपको ये पता है कि ये टर्मिनल एक बार पॉजिटिव होगा, फिर थोड़ी देर के हाफ टाइम के बाद ये टर्मिनल एक बार नेगेटिव हो जाएगा। जिस वक्त ये टर्मिनल पॉजिटिव था ये टर्मिनल नेगेटिव रहेगा, और हाफ टाइम के बाद ये टर्मिनल फिर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इन द प्रोसेस तुम्हारा मतलब पोटेंशियल एक बार ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर एक बार ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन से एक बार अगर यहाँ से यहाँ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन वापस घूम के इधर आया, है ना, इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। तो नेट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कुछ भी नहीं, है ना। और ये हमारा एक रजिस्टर। अब देखो, अगर हम एक इस तरह का एक एसी सोर्स लिया, और एसी सोर्स का जो एसी पोटेंशियल डिफरेंस है, या ये बोल दो एसी ईएमएफ है ना, वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो एसी ईएमएफ का जो रिलेशन था वो था ई इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, याद आ गया। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हियर ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और ई नॉट की वैल्यू क्या थी, तो याद करो। तो ई नॉट की वैल्यू थी एन बी ए ओमेगा, है ना। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, ए था क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टर्न्स, है ना। एंड ओमेगा जो था वो रोटेशनल एंगुलर स्पीड, है ना, एंगुलर स्पीड जो हुआ करता था। तो ये ई नॉट की वैल्यू है ना, या इसको बोल सकते हो पीक ईएमएफ। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या रहेगा यहाँ पे, है ना। तो देखो करंट निकालने का रिलेशन आप सिंपली जानते हो, करंट होता है ओम्स लॉ से आई इक्वल टू वी बाय आर, है ना। तो फिर यहाँ पे ई बाय आर करोगे तो ई नॉट बाय आर, है ना, और साइन ओमेगा टी, और कुछ रहेगा क्या, यही रह जाएगा। तो बताओ ई नॉट बाय आर को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ई नॉट बाय आर को हम करंट आई नॉट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मैक्सिमम करंट बोल सकते हैं। एंड हेंस आई बिकम्स, है ना, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। अब इसमें आई नॉट की वैल्यू क्या है, इट इज ई नॉट बाय आर, और ई नॉट की वैल्यू क्या थी, तो एन बी ए ओमेगा अपॉन आर, है ना। तो ये चीज आपका हो गया। तो देखो ये चैप्टर पूरा मैथमेटिकल है, ध्यान रखना। तो अगर हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट का रिलेशन भी उसी नेचर का रहेगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये दोनों जो ग्राफ, दोनों पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ है, अगर एक दूसरे के ऊपर हम सुपर इम्पोज करके देखें तो हमको इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। तो देखो ऊपर यहाँ पे बना दिखा रहा हूँ।
तो सपोज कीजिए अगर मान लीजिए ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो ग्राफ था एसी जनरेटर में, है ना, ये तो हमने पहले ही देख रखा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो एसी जनरेटर में डेवलप होता था उसका ग्राफ ये था इस तरह का, और वही हमारा यहाँ पे सोर्स भी है। तो वही अगर सोर्स है तो सोर्स के लिए हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था। ई, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, वन टाइम पीरियड के लिए ये था T/2 और ये था टी। तो वन टाइम पीरियड के लिए हमारा जो ग्राफ इस तरह से जो ऑसिलेट किया था, इसमें मैक्सिमम पीक गया था ई नॉट और मिनिमम गया था माइनस ई नॉट, है ना। तो यहाँ पर अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ अगर ऐसा दिखा रहा है तो करंट का ग्राफ कैसे दिखाएगा? तो देखो यहाँ पे, यहाँ साइड में करंट भी ले रहा हूँ, है ना। तो ये एक्सिस जो है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए भी है एज वेल एज करंट के लिए भी है। तो करंट का ग्राफ भी तो सिनुसोइडल है, तो करंट का ग्राफ नीचे से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ ऐसा। तो करंट का ग्राफ जो है ये भी सिनुसोइडल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर ये वाला सॉलिड वाला E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ये डैश डैश वाला डॉट डॉट वाला जो है वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे हमको ये समझ में आता है कि बोथ करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज, है ना। याद करो ये जो टर्म है मैंने कहाँ से यूज किया? वेव कंसेप्ट से, है ना। जो लोग क्लास 11 में अच्छे से वेव पढ़े थे उनको याद होगा, फेज, आउट ऑफ फेज, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब जो टर्म होता था, तो वही कंसेप्ट, तो वही फेज वाला टर्म वहां से यूज किया जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज, है ना, क्योंकि दोनों एक ही नेचर से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज, है ना। अच्छा ठीक है, ये तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम सर्किट में एक बार एवरेज करंट और आरएमएस करंट जरा निकाल के देखते हैं, है ना। ये आरएमएस और एवरेज करंट हम निकाल करके हम क्या करेंगे इसको थोड़ी देर में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर एवरेज करंट बोलते हैं, देखो हम सर इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम कुछ नहीं कर सकते, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर डिपेंडेंट है ना, जनरेटर से निकल रहा है। लेकिन हाँ, जो करंट हमको जो रजिस्टर में मिल रहा है उसी को हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि वही रजिस्टर के क्रॉस हीट डेवलप कराएगा। या अगर लाइट का बल्ब जो अगर हम लगा के रखे हैं, है ना, तो लाइट के बल्ब में जो तुम्हारा करंट या इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है उनके कारण हमारा जो लाइट का बल्ब ग्लो करता है वो सारे के सारे किसके कारण? करंट के कारण होता है ना, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। तो देखो यहाँ पर हमारा जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो किसी भी इंस्टेंट पे जो करंट है, इफ इट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो व्हाट इज द एवरेज करंट, है ना। तो वन टाइम पीरियड में अगर एवरेज बोलोगे तो भैया वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो आई एवरेज अगर बोलोगे, है ना, आई एवरेज, है ना, और वन टाइम पीरियड, है ना, ये तो जीरो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि साइन ओमेगा टी है और साइन थीटा का आपने देखो, आई नो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई एवरेज होता नहीं है ना। तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। बट साइन ओमेगा टी जो टर्म है वो क्या, वो तो साइन थीटा है। पर साइन थीटा का एवरेज वन टाइम पीरियड के लिए क्या होता था, या वन साइकिल में क्या होता था, वो जीरो होता था। तो आई एवरेज इसलिए क्या है, जीरो था, है ना। ये आई एवरेज क्या है, जीरो है। वाई जीरो? बिकॉज, है ना, साइन का एवरेज वैल्यू क्या होता था, ये जीरो होता था, है ना। तो एवरेज ऑफ किसका, साइन थीटा जो था ये जीरो होता था। तो इसी कारण से आई एवरेज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई, मैं आपका ये निकालता हूँ दूसरा टर्म, आई स्क्वायर, है ना, आई स्क्वायर का एवरेज अगर मैं कहूँ, है ना। अब आई स्क्वायर क्यों कर रहे हैं ये सब हम थोड़ी देर में अभी क्लियर हो जाएगा। तो देखो आई स्क्वायर अगर जैसे ही बोलता हूँ, है ना, और उसका एवरेज अगर बोलूंगा तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा नहीं होगा। या चलो एक काम कर लेते हैं, पहले आई स्क्वायर को ही लिख लेते हैं, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, है ना। तो आई स्क्वायर अगर बोलेंगे तो आई स्क्वायर कैसा हो जाएगा? तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी, आई की वैल्यू थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये वैल्यू हो गया हमारा। सो दिस इज कॉल्ड, है ना, स्क्वायर करंट, है ना। ये हो गया आई एवरेज, है ना, और ये हो गया स्क्वायर करंट। इसको आप बोल सकते हो, मतलब करंट का स्क्वायर कर दिया, है ना, और कुछ नहीं, करंट का स्क्वायरिंग कर दिया। तो स्क्वायर करंट। अच्छा, अगर मैं अब तीसरा अगर ये कहूँ कि मैं भैया मुझे आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है ना, देखो क्या निकालना है, आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? तो आई नॉट स्क्वायर जो है ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ होगा नहीं, है ना। करना किसका है? साइन स्क्वायर थीटा का ही करना है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है यही साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा का तो एवरेज आप पहले से ही जानते हो, वन टाइम पीरियड में वो कितना होता था, वो तो हाफ होता था, है ना। यानी कि देख लो, इसको हम बोलेंगे मीन स्क्वायर करंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर करंट? तो मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू होती है आई नॉट स्क्वायर बी, आई नॉट स्क्वायर बाई टू। इसको बोलेंगे मीन स्क्वायर करंट, है ना। काम की चीज है हमारी, ठीक है। तो देख लो,
चीजें समझ में आ गया। आई एवरेज क्या था, जीरो था। क्यों जीरो था, साइन थीटा जीरो होता है वन टाइम पीरियड में, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें वन टाइम पीरियड के लिए एनालाइज किया जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर उसके आई स्क्वायर अगर बोलोगे तो आई स्क्वायर तो सिंपली आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जब स्क्वायरिंग किया गया तो इसलिए इसको स्क्वायर करंट बोल रहे हैं। और फिर अगर हम इसका मीन निकाल देंगे तो इसको बोलेंगे मीन स्क्वायर करंट, है ना। आई स्क्वायर का मीन निकाल दिए तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मीन स्क्वायर करंट, जैसे पिछले बार मैथमेटिकली दिखाया था, है ना। तो यहाँ पर मीन स्क्वायर करंट अगर बोलोगे तो भाई आई नॉट स्क्वायर जो है, ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ होगा नहीं, इसको हटा लो, है ना, इसको कांस्टेंट को बाहर कर लो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ही क्या करना है आपको, एवरेज निकालना है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज यानी कि साइन थीटा का एवरेज तो पहले ही निकाल चुके हो, अब उसको दो बार और यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती थी, हाफ होती थी, तो बिठा दो उसको, वन टाइम पीरियड में हाफ होता है। तो इसलिए वैल्यू आ जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर बाई टू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर करेंट, ठीक है। और लास्ट टर्म अभी जो है वो है हमारा रूट मीन स्क्वायर करंट, यानी कि क्या करना है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आई स्क्वायर मीन जो है उसके अगर एक रूट निकाल दो तो ये हो जाएगा हमारा रूट मीन स्क्वायर करंट। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है चौथा, फोर्थ पॉइंट, अगर हम ये रिप्रेजेंट कर दे अंडर रूट, है ना, आई स्क्वायर का मीन, देखो कैसे रेट करेंगे इसको। पहले क्या है ना, इसलिए रूट पहले बोलेंगे, फिर मीन है, फिर स्क्वायर है, और ये करंट है ना। हालांकि जब हम करते हैं तो पहले करते क्या है, पहले हमने करंट को लिखा, करंट का स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग के बाद मीन बनाया, और मीन का फिर अंडर रूट किया, ये किया है ना। तो फिर इसको हम बोल रहे हैं, लेकिन रेट करते हैं हम इसको बोलेंगे, है ना, रूट मीन स्क्वायर करंट, ऐसा। तो ये जो है रूट मीन स्क्वायर करंट जो है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर IRMS। तो ये IRMS होगा क्या, तो देखो, मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू तो अभी अभी तुमने लिखा था ना, कितना था। तो मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू था आई नॉट स्क्वायर बाई टू, है ना। अभी अभी लिखा था कि नहीं, देखो एवरेज वैल्यू एनालाइज करके साइन थीटा का हमने रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू मीन स्क्वायर करंट क्या आया था, आई नॉट स्क्वायर बाई टू, है ना। तो अगर ये आई नॉट स्क्वायर बाई टू हमारा मीन स्क्वायर है ना, मीन स्क्वायर करंट है, तो इसका अगर अंडर रूट कर देंगे, इसका अगर अंडर रूट कर देंगे, यानी कि इसका भी अंडर रूट करो, तो फिर वही बन गया हमारा स्क्वायर, है ना, मीन वही बन गया हमारा रूट मीन स्क्वायर, है ना, करंट। तो इसका भी अंडर रूट कर दो, तो कर दिया इधर अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, तो देखो फाइनली सॉल्व करके इसको हम बोलते हैं इसीलिए IRMS जो है, आई नॉट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी आई नॉट, है ना। और रूट टू, है ना, वो तो नहीं आ सकता है, तो ये बाहर नीचे रह जाएगा रूट टू। तो ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको आप बोलते हो रूट मीन स्क्वायर करंट, है ना। सिमिलर वे में, है ना, सिमिलर वे में, सिमिलरली इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी आप बोल सकते हो, है ना, ये सारे वैल्यूज। लेकिन हम IRMS जैसे लिखते हैं तो ERMS, तो ERMS जो होता है, ये होता है ई नॉट बाई रूट टू, सेम वही रिलेशन जैसे अभी अभी देखा, सबका जैसे निकाला उस सबका, है ना, करंट का जैसे निकाला एवरेज, है ना, तो उस तरह से हमारा EMF का भी एवरेज वही रहेगा, जीरो, है ना। तो चलो यहाँ से देखते हुए जाते हैं, जैसे ईएमएफ के लिए भी ये चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे करंट का एवरेज जीरो था, तो ईएमएफ का भी एवरेज क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो भी सिनुसोइडली ऑसिलेट कर रहा है, तो वन टाइम पीरियड में हुई। फिर जैसे यहाँ करंट का स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं तो स्क्वायर करंट इसको बोलते हैं, तो उसी तरह से स्क्वायर ईएमएफ, है ना, स्क्वायरिंग कर दिया। जैसे आप पे लिखा मीन स्क्वायर करंट, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, आई नॉट स्क्वायर बाई टू, तो उसी तरह से मीन स्क्वायर ईएमएफ, है ना, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट स्क्वायर बाई टू, है ना। और फिर फाइनली हमारा यहाँ पर जैसे ये हमारा रूट मीन स्क्वायर, है ना, तो आई, है ना, रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं IRMS। तो ये IRMS क्या है, आई नॉट बाई रूट, आई नॉट स्क्वायर बाई टू की जो वैल्यू थी वो मीन वैल्यू थी स्क्वायर करंट की, तो फिर उसका अंडर रूट कर दिया तो बन गया कितना, रूट मीन स्क्वायर करंट, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर करंट, और इसकी वैल्यू सॉल्व किया तो कितना आ गया, आई नॉट बाई रूट टू। तो जैसे ये करंट के लिए निकाला था उसी तरह से ERMS, है ना, EMF के लिए भी होता है, तो इसको बोलते हैं हम ई नॉट बाई रूट टू। बोलिए समझ में आ गया सबको। तो ये सारे पॉइंट्स हमारा यहाँ पर हमको आज जो समझना था, ठीक है। तो चलो, थोड़ा सा मुझे भी नेटवर्क की थोड़ा सा बार बार इश्यूज आ रही है ना। आज इसको ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा, इसको यहीं पे रहने दो, बाकी लोग कुछ एब्सेंट भी है तो उनका कहीं मिस ना हो जाए चीजें। तो आज मैं यहाँ पर ये मैथमेटिकल चीजों को यहीं पे रख रहा हूँ, है ना। और ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास और एक क्लास में खत्म कर देंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी ऑप्टिक्स तुम लोग का जो बचा हुआ था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कल स्टार्ट कर दूंगा, है ना। मैं बताऊंगा ग्रुप में, और जैसे ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा हमारा, फिर हम वेव चालू कर लेंगे।
चलो ठीक है, आज इसको यहीं पे रहने दो। थोड़ा-सा मुझे नेटवर्क इश्यूज़ काफ़ी तकलीफ कर रहा है।